नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ मैथमेटिक्स के कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ गया हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है और इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको हर कंपटीशन में मिलेंगे। देखिए, यदि 1980 में 26 जनवरी को दिन शनिवार है ना, आपको एक खास डेट दे दी गई है और उस डेट का दिन दिया गया है कि इस डेट में इस सन में ये दिन था, और फिर उसके बाद पूछा गया है कि 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, सेकंडों में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन समझ लीजिए कैसे करने हैं। ठीक है, सबसे पहला आप ये देख लीजिए कि जिस डेट से आपको पूछा गया उस डेट में कौन सा दिन है, और जिस डेट में आपको दिन पूछा गया उस डेट तक टोटल दिन कितने बैठ रहे हैं। यानी कि 26 जनवरी 1980 से 3 मार्च 1980 तक कुल कितने दिन है, कुल कितने दिन है ये निकाल लीजिए। कुल दिन, देखिए यहां तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन में, वो तो आप दिमाग में सोच लेंगे। 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31, तो 5 दिन तो मेरे भाई जनवरी से बचे आपके पास। 5 डेज आपके पास बचे हैं जनवरी से, प्लस फरवरी। देखिए यहां जो फरवरी है वो है, क्योंकि सन है 1980 और 1980 मेरे भाई 4 से कट जाएगा, जो 4 से कटता है वहां पर फरवरी होती है 29 की, तो 29 हो गए भाई फरवरी में। और मार्च में कितने दिन है, 3, तो ये हो गए भैया। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया है, बस आपको टोटल दिन की संख्या फाइंड करनी है और ये सब कुछ दिमाग में बहुत फास्टली आपको करना है। देखिए, क्योंकि जनवरी में आगे 5 दिन बचे थे, इस सन में फरवरी होगी 29 की। क्यों? क्योंकि जो सन 4 से डिवाइड हो जाता है उसमें फरवरी होती है 29 की, और प्लस मार्च में कितने दिन है, 3, तो टोटल डेज कितने हो गए, 29 और 5 34 और 3 हो गए 37। अब जो भी नंबर ऑफ डेज आएंगे उन्हें आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे हो गए 35, तो शेषफल कितना बचा मेरे भाई, बस शेषफल देखना आपको कितना बचेगा। यहां पर बचे आपके पास 2 दिन, क्योंकि 7 पंजे 35 और 2 बचा आपके पास शेषफल, तो आपको शेष दिन बताने हैं। जहां आपको ये पता लगा कि शेष डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है, वो बच रहा है 2, तो अगर 26 जनवरी 1980 को शनिवार पड़ रहा तो इससे 2 दिन आगे चले जाइए, शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद आएगा सोमवार, तो इसका मतलब 3 मार्च 1980 को मेरे भाई आपको मिलेगा सोमवार यानी कि मंडे। इस तरीके से आप उस खास दिन को, यानी कि जिस डेट में आपको वो दिन पूछेगा, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए कि कितने दिन बाद का दिन आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखो वो स्पेशल डेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता था कि 26 जनवरी अगर 1980 को ये दिन है तो इसके 600 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है, जितने भी दिन आपके, वहां तो आपको नंबर डायरेक्ट दे दे, यहां तो मैं निकालने भी पड़े हैं। अगर 600 दिन बाद पूछता तो आप 600 को 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद मेरे भाई जो भी शेषफल बचेगा वो इस दिन में ज्यादा चले जाने आगे। मान ले 3 शेषफल बचता तो शनिवार, रविवार, मंगलवार। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस दिन को फाइंड कर सकते हैं, स्पेशल डेट वाले को। ठीक है, इसी तरीके से और सवाल और नोट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हम कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और छोटा सा सवाल लेकर आपके सामने आ गया हूं। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है भाई, 2 संख्याओं का HCF यानी कि मैस है, और LCM यानी कि मैस है, हमें दिया गया है 81 और 21 और 84 सॉरी। ठीक है, और उन संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 1:4, तो आपको वो संख्याएं पूछी गई हैं। मेरे दोस्तों, LCM और HCF के लिए आपको एक सूत्र पता है, वो सूत्र क्या होता है, जो दो संख्या आपको दी गई है दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू मेरे भाई होता है HCF इंटू LCM, यानी कि मैस से गुना लेस है। लेकिन आपके पास समस्या यह है कि दोनों संख्याएं तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको संख्याओं का अनुपात पता है, और आपको ये मालूम है जब कहीं आपको अनुपात दिया जाता है तो उस अनुपात को हटाइए, उनके साथ कोई वेरिएबल लगा दीजिए। जैसे उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:x, तो इसका मतलब वो संख्या बन जाएगी 1x और 4x। तो संख्या क्या बन गई मेरे भाई,
1x और 4x, तो उन दोनों का गुणनफल इज इक्वल टू है मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ मेरे पास है 21 और एलसीएम है 84। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई आ गया है 4x² इज इक्वल टू 21 गुना 84। यहाँ से आप x² फाइंड करेंगे तो 21 गुना 84 और बटे आ जाएगा 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आ गया 21 गुना 21 यानी के 21 का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे भाई आ गई है 21। ठीक है, तो पहली संख्या तो हो गई 21 और दूसरी संख्या कितनी थी 4x, तो 4x में यानी कि x की वैल्यू 4 रखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 84। तो पहली संख्या ये और दूसरी संख्या अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वो हो जाएगी 21 गुना 4 यानी कि वो हो जाएगी 84। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ का ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस टाइप के सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे और आगे बढ़ते चलेंगे, ध्यान से देखते जाइए कैसे हम करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा रीजनिंग का सवाल है। जो हम सवाल ये कर रहे हैं सब रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिक्स है। देखिए रीजनिंग में मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। वो स्पेशल टाइप का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें जो भी रीजन लग रहा है बस वही उसके लिए फॉर्मूले का काम करेगा। ठीक है, देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये एक टेबल दी गई, इसमें यहाँ 51, 11, 61, यहाँ पर दिया गया है 64, 30, 32, यहाँ पर दिया गया है 35, x और 43। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको देखना कि इस रो में किस ऑपरेशन से नंबर यहाँ पर एडजस्ट किए गए हैं। जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वही इसमें लगेंगे और जो इसमें लगेंगे फिर वही इसमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन पहले ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि ऊपर वाली रो में या जो भी रो आपको गिवन दी गई कंप्लीट उसमें कौन सा ऑपरेशन लगा है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन करते हैं इसका, थोड़ा सोचते हैं। देखिए बीच का जो नंबर है वो बहुत छोटा है और साइड के नंबर बहुत बड़े हैं। अगर आप इन्हें आपस में ऐड करें भाई, ये तो ऐड 61 में आप 51 ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, 112 हो जाएगा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर हम इसमें से घटाएं, 61 में से 51 को माइनस करें, है ना, थोड़ा कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 61 माइनस 51 तो आपके पास बचा 10 और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो मिलता है 11। देखते हैं कि क्या ऑपरेशन वो नीचे भी काम कर रहा है या नहीं। 64 से आप 32 माइनस कीजिए तो 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे 9, ये तो 33 आ गया, हमें चाहिए था 30। तो उसका मतलब ये वाला ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे और इसे ऐड करके ये मिले तब भी बन सकता है। 51 और 1 52, नहीं 62, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तो और छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइए और सोचना है कि इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा। अच्छा जी, इसमें देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ऑपरेशन लगा है 6 गुना 1। देखिए ये आपको सर्च करना पड़ेगा, जितना दिमाग आप यूज कर सकते हैं। जिस बच्चे के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन करने की क्षमता है ना, वो मैथ को तो भाई उड़ा देगा। रीजनिंग अगर किसी ने समझ ली, देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं 6 और 1 है तो 6 गुना 1 कर दीजिए, 6 एकम 6। इधर आते हैं 5 गुना 1 कीजिए तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा 5। देखिए अब ध्यान से, 5 इधर से मिला, 6 इधर से मिला, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बीच का नंबर मिल गया 11। अब देखते हैं क्या ऑपरेशन इधर भी लग रहा है या नहीं। 3 गुना 2 तो 3 दूनी आपके पास कितना हो गया 6। इधर देखते हैं 6 गुना 4, 6 चौको आपके पास हो गए 24, 24 और 6, अरे वाह मिल गया भाई 30। देखिए ये ऑपरेशन इसमें वर्क कर रहा है। जो साइड वाले नंबर हैं, जिन अंकों से वो नंबर मिलके बने उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 6 एकन 6, 5 एकन 5 और दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो बीच का नंबर मिल रहा है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 6 आपके पास आ जाए 30। इसी तरह आप यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे 4 गुना 3, 4 दिया आपके पास हो गया 12 और यहाँ पर लगाएंगे आप 3 गुना 5 और 3 पंजे आपके पास हो जाएंगे 15, 15 और 12, 15 और 12 हो जाएंगे 7 और 2 यानी कि 27। तो मेरे भाई यहाँ पर आएगा 27। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि रीजनिंग में कोई खास फॉर्मूला काम नहीं करता, जो भी ऑपरेशन उस सवाल में दिया गया है वही वर्क करेगा हर जगह। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के और सवाल लेकर और आगे चलेंगे।
इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैसे किया है। चलिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए, काम करने वाले सवाल, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तीनों व्यक्ति कुर्सी बनाने का काम कर रहे हैं और उसकी कंडीशन आपको दी गई है कि ए जो है वो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। ए जो है मेरे भाई वो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। बी जो है वो 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 8 घंटे में एक कुर्सी बना देता है। तो आपसे ये पूछा गया कि वो अगर तीनों व्यक्ति रोजाना प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो आपको ये बताना है कि 21 दिन में कुल मिलाकर कितनी कुर्सियां बनेंगी। पहले सवाल को ध्यान से समझ लीजिए। सवाल में क्या है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी जो बढ़ई का काम करते हैं। उन तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता दी गई है कि ए एक कुर्सी 6 घंटे में बनाता है, बी एक कुर्सी 7 घंटे में बनाता है और जो सी है वो एक कुर्सी 8 घंटे में बनाता है। कुल मिलाकर तीनों लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और आपसे ये पूछा गया कि अगर वो इसी हिसाब से काम करते चले गए तो 21 दिनों में कुल मिलाकर कितनी कुर्सियां बनेंगी 21 दिनों में। ठीक है मेरे भाई, आपको देखे ध्यान से समझ लीजिए। तीनों व्यक्तियों को 21 दिन काम करना है और प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं, 8 घंटे। तो इसका मतलब तीनों व्यक्तियों का जो टोटल समय है वो तो बराबर रहना है भाई। अगर वो 21 दिन के लिए काम कर रहे हैं और रोज 8 घंटा काम कर रहे हैं तो पहले ये निकाल लीजिए कि वो व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं 21 दिन में। कुल आपका सॉल्यूशन रहेगा मेरे भाई, कुल समय निकाल लीजिए एक एक व्यक्ति। भाई दिन तो सब, समय तो सबका बराबर रहना है, ठीक है, कार्य क्षमता ही तो अलग अलग है। तो कुल समय कितना है, देखिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितने दिन बाद आपको कुर्सियों की संख्या निकालनी, 21 दिन बाद। 21 दिनों तक काम करना है, रोज 8 घंटे काम करते हैं तो 8 8 और 8 दूनी 16, यानी कि टोटल 168 घंटे तीनों लोग काम करेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि वो कुर्सी बनाने का हिसाब क्या है उनका। देखिए ए जो है, ए के लिए करते हैं काम। पहले ए क्या करता है, 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। 6 घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है भाई मेरे, एक कुर्सी बनाता है। अगर वो 6 घंटे में एक कुर्सी बना रहा है तो 168 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएगा। ठीक है, तो ये निकालना है आपको। तो ए द्वारा बनाई कुर्सियों की संख्या, ए द्वारा बनाई गई कुर्सियां, सिंपल है भाई। 168 को 6 से भाग करना है भाई। वो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और 168 घंटे बाद बताना आपको कितनी कुर्सी बना पाएगा। तो इसका मतलब 168 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 बचे 6 6 48, तो 48 कुर्सी बनाएगा भाई ए। ऐसे हम बी का निकालेंगे। बी द्वारा बनाई गई कुर्सियां 168 और बी कितने घंटे में एक कुर्सी बनाता है मेरे भाई, 7 में, तो 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए जो 6 घंटे में कुर्सी बना रहा है वो ज्यादा कुर्सियां बनाएगा, ये 7 घंटे ले रहा था उसकी कुर्सियां और कम हो जाएंगी। 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, तो ये बनाएगा 24 कुर्सियां। बात करते हैं सी की। सी कितनी कुर्सियां बनाएगा भाई, 168 बटे वो बनाता है एक कुर्सी को 8 घंटे में, तो उसका मतलब टोटल कुर्सियां कितनी बनाएगा 168 घंटे में, 168 बटे 8, 8 दूनी 16 और 8 एकन 8, तो वो बनाएगा 21 कुर्सियां। कुल मिलाकर टोटल कुर्सियां निकालने, कुल कुर्सियां, तो कुल कुर्सियां आराम से निकल जाएंगे। अब इसने बनाई 28, इसने बनाई है 24 और इसने बनाई है मेरे भाई 21। 4 और 5, 5 और 8 13, 2 2 4 और 1 6 और 1 7, तो 73 कुर्सियां बना पाएंगे भैया तीनों लोग मिलकर। कितने दिन में, 21 दिन में। ध्यान से देखिए, इस टाइप के बहुत ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको कंपटीशन में कि कार्य क्षमता है ना, कार्य
इतने घंटे में इतना कार्य करता है, तो फिर पूछेगा कितने दिनों बाद कितना काम कर देगा। ठीक है, वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ कुर्सी बनाने का काम है, घर बनाने का काम हो सकता है। तो इस तरीके से आपको समय और काम के सवाल आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, ए क्या कर रहा था, 6 घंटे में कुर्सी बना रहा था, बी 7 घंटे में कुर्सी बना रहा था और सी 8 घंटे में कुर्सी बना रहा था। प्रतिदिन ये लोग 8 घंटे काम करते हैं। 21 दिनों में आपको कुर्सियों की संख्या बतानी थी, तो पहला आप ये निकाल लीजिए कि कुल 21 दिन में कितने घंटे काम करेंगे वो। तो 8 गुना 21 168 घंटे। अब उसे अगर एक कुर्सी बनाने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो 168 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 168/6। इसी तरह सी बी के लिए, इसी तरह सी के लिए टोटल कुर्सियों की संख्या आपने फाइंड कर ली। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही शानदार रिश्ते वाला सवाल, रिलेशन वाला सवाल है। देखिए क्या है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है। तो आपको संबंध निकालना है डी और ए का। देखिए ध्यान से, घबराना नहीं, अभी देखिए बहुत आराम मोड में करेंगे, बहुत ही रिलैक्स मोड में। देखिए ए बी का भाई है, तो पहले ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर सी, ये इसका भाई है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। ए बी का भाई, ए बी का भाई, बी सी का भाई, बी सी का भाई, और सी जो है वो डी का पति है। जो सी है वो डी का पति है, ये पति है ऊपर वाला जो है, ये सी जो है वो पति है। पति का मतलब ये पुरुष है, इसका मतलब डी स्त्री होगी, इसकी पत्नी होगी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ए बी और सी तीनों भाई हो गए, क्योंकि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, इसका मतलब सी बी ए का भाई है। तो ए बी और सी तीनों भाई हो गए, ए बी और सी तीनों भाई हो गए, तीनों भाई हो चुके हैं। और जो डी है वो सी की पत्नी है। अगर ये सी डी की पत्नी है, तो ये ए और बी की भाभी हो जाएगी। अगर वो ए और बी का रिलेशन पूछता तो मेरे भाई, वो उनका भाभी का रिश्ता बन जाता। लेकिन यहां से ने पूछा नहीं, इसने आगे कहा है कि ई ए का पिता है, ई जो है वो पिता है। अगर ये ई ए का पिता है, तो ये बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों भाई भाई हैं। तो उसका मतलब ई इसका भी और इसका भी तीनों का पिता हो जाएगा। अगर ये तीनों का पिता है, तो आपसे ये पूछा है कि डी और ई का क्या संबंध है। तो सिंपल है भाई, देखिए, अगर ई इन तीनों का पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो उसका मतलब ये जो डी है ये ई की बहू हो गई, पुत्र वधू, जिसे आप पुत्र वधू बोलते हैं, यानी कि बहू, क्योंकि वो उसके बेटे की पत्नी है। अगर वो उसके बेटे की पत्नी है, तो इसका मतलब वो इसकी पुत्र वधू है। क्या हो जाएगी? पुत्र वधू। बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं, बस इन्हें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ता है एक दूसरे से रिलेट करके, है ना। तो ध्यान से देख लीजिए हमने इसमें कैसे एक दूसरे से रिलेट किया है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के और सवाल लेकर मैं आऊंगा आपके सामने फिर दोबारा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।